वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा रेस टेस्ट से। तो ये वीडियो नंबर 44 है। इससे पहले 43 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें CRPC, IPC, हिस्ट्री, मोटिवेशनल लेक्चर्स, बहुत कुछ कवर है, टॉर्ट्स, इक्विटी। तो वो भी देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं। अब रेस जस्टिस समझने के लिए हमें इसका जनरल मीनिंग समझना पड़ेगा। जनरल मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, उसके आसपास जो भी एविडेंस हैं वो बनते हैं रेस जस्टिस का पार्ट। वो रेलेवेंट होते हैं और फॉर्म करते हैं एक ट्रांजैक्शन, एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, एक चेन फॉर्म करते हैं, एक स्टोरी तरीके की फॉर्म करते हैं। वो बनते हैं रेस जस्टिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट में बहुत समझना। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका लीगल मीनिंग क्या होता है? लीगल मीनिंग बेसिकली ये एक इंग्लिश टर्म है जिसमें लैटिन फ्रेज का यूज़ हुआ है। रेस जस्टिस अपने आप में एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स। मतलब कोई भी कार्य अगर बोला गया है या किया गया है एक चेन ऑफ इवेंट्स में तो उसे कहेंगे रेस जस्टिस, राइट। अब इसकी हमें नीड क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत बेसिकली इसलिए पड़ी क्योंकि एविडेंस एक्ट अपने आप में एक लेक्स फोराई एक्ट है। मतलब कोर्ट को इसकी ज़रूरत होती है इन डिटरमाइनिंग द गिल्ट। अब वो कैसे करेंगे? अब रेस जस्टिस की हेल्प से कोर्ट को बहुत हेल्प होती है। मतलब कोई भी क्राइम डिटेक्ट करने में रेस जस्टिस अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एक चेन बनाता है जिससे कोर्ट आसानी से डिटेक्ट कर लेती है और क्राइम का पता लगा लेती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है रेस जस्टिस का कॉन्सेप्ट। अब सेक्शन 6 हम समझते हैं। सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में क्या बोलता है? कोई भी एक ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसे फैक्ट या फैक्ट मतलब एक फैक्ट या बहुत सारे फैक्ट जो अपने आप में तो फैक्ट एंड इशू नहीं है लेकिन वो डायरेक्टली तो इशू में कनेक्टेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड हैं और रेलेवेंट भी हैं और फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेम प्लेस या सेम टाइम पर किया गया हो या डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस पे किया गया हो। अब इसे हम समझते हैं इलस्ट्रेशन से थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले आप सेम ट्रांजैक्शन में एक केस नोट डाउन कर लीजिए जो कि है बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में बेसिकली बताने की कोशिश की गई थी सेम ट्रांजैक्शन का मतलब। सेम ट्रांजैक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है कि यूनिटी ऑफ फैक्ट्स, मतलब एक सीरीज ऑफ फैक्ट जहाँ पे चेन ऑफ इवेंट्स हो। कभी भी चेन ऑफ इवेंट्स टूटे ना, हमेशा यूनिफॉर्मिटी हो जिससे हम हमेशा उसके घटना के पहले या घटना के बाद जो भी हुआ है उसको डिटेक्ट कर सकें। इसलिए रेस जस्टिस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूविंग फर्दर, अब हम इसकी एविडेंशियरी वैल्यू समझते हैं। एविडेंशियरी वैल्यू समझने के लिए हमें कुछ इलस्ट्रेशंस में जाना पड़ेगा जो सेक्शन में ही दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखी है तो वो अपने आप में बताती है कि रेस जस्टिस स्टेटमेंट की तरह भी यूज़ हो सकता है। अब वो कैसे? जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन में दे रखा है ए बी को बीट करता है। एक पर्सन है जो बी को बीट करता है। अब ए ने कहा कि मैंने बी को नहीं मारा या बी ने कहा कि मेरे को ए ने ही मारा है, या ऑन लुकर्स जो भी आसपास विटनेस प्रेजेंट थे उन्होंने कहा कि हाँ इन दोनों में मार पिटाई हुई थी। अब ये स्टेटमेंट बनते हैं रेस जस्टिस का पार्ट जो अपने आप में बहुत रेलेवेंट है और इलस्ट्रेशन ए में दे रखे हैं। इसके बाद एक्ट और ओमिशन किस तरीके से रेस जस्टिस का पार्ट बनते हैं। अब ये दे रखा है इलस्ट्रेशन बी में, एक्ट और ओमिशन भी रेस जस्टिस का पार्ट बनते हैं। वो चाहे तो अलग अलग तरीके से होंगे, मतलब सेपरेट फैक्ट्स होंगे, लेकिन अगर चेन ऑफ इवेंट्स है, एक सीरीज फॉर्म हुई है तो वो अपने आप में बनेंगे रेस जस्टिस का पार्ट। अगर अलग अलग है तब रेस जस्टिस का पार्ट नहीं बनेंगे। ये हम समझते हैं इलस्ट्रेशन बी में। उसमें दे रखा है कि एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसके लिए फंड्स रेज हुए और जिसके लिए फिर आर्म्स भी कलेक्ट हुए, ट्रेनिंग भी दी गई, कम्युनिकेशन भी हुआ। तो अपने आप में एक सीरीज़ बन रही है, एक स्टोरीज बन रही है, एक चेन ऑफ इवेंट बन रही है जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं क्या इंसिडेंट हुआ। तो अपने आप में रेलेवेंट है। इसके बाद थर्ड इसका पॉइंट बनता है सिविल और क्रिमिनल। क्या रेस जस्टिस सिविल है या क्रिमिनल है? अब ये सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। जैसे इलस्ट्रेशन सी में दे रखा है, सी में दे रखा है लिबल के बारे में। लिबल जो है वो एक लिबल मतलब डिफेमेशन। डिफेमेशन टॉर्ट्स का भी पार्ट है और क्राइम का भी पार्ट है, तो दोनों में आता है। तो ये क्रिमिनल में भी आता है और सिविल में भी आता है।
इसके बाद मूव ऑन करते हैं डी पर। डिलीवरी ऑफ कुछ, मतलब एक पर्सन को कुछ हमने डिलीवर किया लेकिन अलग अलग पर्सन के द्वारा किया गया, लेकिन पर्पस तो एक ही था कि उसको गुड्स डिलीवर करना था। तो ये इलस्ट्रेशन डी में दे रखा है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है रेस जेस्टे का। अब हम समझते हैं इसकी इंडिया की पोजीशन और इंग्लिश की पोजीशन। सबसे पहले इंग्लैंड की पोजीशन समझते हैं। इंग्लैंड में ये डायरेक्टली दे रखा है, मतलब इमीडिएट अगर कुछ भी हो, स्पॉन्टेनियसली कुछ भी हो, मतलब उसी टाइम होना चाहिए, तब इंग्लिश में माना गया। लेकिन इंडियन पोजीशन इसकी बहुत वाइडर थी, बहुत ब्रॉडर थी। इसमें घटना के आगे या घटना के पीछे सराउंडिंग फैक्ट्स जो भी कुछ हुए वही बनते हैं रेस जेस्टे का इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें हम केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट लैंडमार्क केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। रतन वर्सेस क्वीन। रतन वर्सेस क्वीन में क्या कहा गया, इसमें एक लेडी मिली थी जो एक पुलिस को फ़ोन कॉल करती है और इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स उसकी डेथ हो जाती है। हस्बैंड ये प्ली लेता है कि मेरी जो वाइफ मरी है वो एक एक्सीडेंट से मरी है, बस ऐसा नहीं था। इसमें जब भी उसे मरी तभी उसकी फ़ोन कॉल से ट्रेस किया गया कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये स्पॉन्टेनियस एक्शन है, रेस जेस्टे का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है। इसके अलावा नेक्स्ट केस है इसी सिमिलर लाइंस पर, ओ लहरी वर्सेस रिगम। इसमें कहा गया कि इंसिडेंट से पहले जो भी कुछ घटा, सून बिफोर द इंसिडेंट, एविडेंस जो होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे रेस जेस्टे का। इसके बाद नेक्स्ट केस है आर वर्सेस फोस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा गया था कि अगर किसी ने कोई आवाज़ सुनी है और वो पर्सन मर गया है, लेकिन मरने से पहले उसने ये बताया कि वो कैसे मरा है। दो स्टेटमेंट जो है, किसी ने सुना है, किसी ने देखा नहीं है लेकिन किसी ने सुना है, तो हियरसे का पार्ट बनता है। लेकिन इंटर रिलेट हो रहा है क्योंकि एक प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप हो रही है, तो अपने आप में बनता है रेस जेस्टे का पार्ट। एक सीरीज बन रही है, तो इस केस में यही कहा गया कि रेस जेस्टे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर डिटरमाइनिंग द इंसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट केस है आर वर्सेस बिडिंग फील्ड। इसमें बेसिकली कहा गया था एक लेडी थी, उसको उसके हस्बैंड ने टॉर्चर किया, तो थोड़ी देर बाद इंसिडेंट के वो बोलती है, ओ सी एंड सी व्हाट बिडिंग हैज़ डन टू मी। इंसिडेंट के बाद बोला गया, मतलब थोड़ा गैप हो गया, चेन ऑफ इवेंट्स टूट गई, उसको सोचने का मौका मिल गया। अगर चेन ऑफ इवेंट्स टूट जाती है तो कभी भी ये रेस जेस्टे का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है आर वर्सेस क्रिस्टीन। इसमें बेसिकली कहा गया, इसी को बिडिंग फील्ड को इसमें अप्रूव किया गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया एक बॉय था, उसने इंसिडेंट के बहुत देर बाद अपनी मदर को बताया इंसिडेंट क्या हुआ था। तो ये रेस जेस्टे का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो फैब्रिकेट भी कर सकता है, वो कॉन्कॉक्ट भी कर सकता है, वो इंटेंट भी कर सकता है, कुछ भी फैब्रिकेट कर सकता है, इसीलिए रेस जेस्टे का पार्ट नहीं माना जाएगा। चेन ऑफ इवेंट्स ब्रेक हो गई है। अब बढ़ते हैं इंडियन पोजीशन पर। इसमें फर्स्ट केस है श्याम नंदन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या एफआईआर रेस जेस्टे का पार्ट है। हाँ, एफआईआर रेस जेस्टे का पार्ट है, लेकिन अगर एफआईआर इमीडिएटली की गई है, सून आफ्टर द इंसिडेंट की गई है, बिना सोचे समझे, जैसे ही इंसिडेंट हुआ और उसी के बाद आपने एफआईआर की है बिना कॉन्कॉक्ट किए, तो ये बनता है रेस जेस्टे का इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट केस है आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा गया कि टेप रिकॉर्डेड एविडेंस जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं रेस जेस्टे में। अगर वो कंटेम्प्रेनियस है, मतलब उसी टाइम अकर हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं रेस जेस्टे का। सिमिलर लाइंस पर राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह। इसमें कहा गया टेप रिकॉर्डेड जो कन्वर्सेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी रेस जेस्टे में, अगर वो ऑथेंटिक हैं, ओरिजिनल हैं और उन पर कोई डाउट नहीं है। अगर वो फैब्रिकेट की गई हैं तो रेस जेस्टे का पार्ट नहीं बनेंगी। इसके बाद रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें बेसिकली कहा गया था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में बताया गया था कि अगर इंसिडेंट के पास अगर कोई गन शॉट हुआ है और उससे पहले एक आदमी रिवॉल्वर लेकर खड़ा हुआ था, तो ये माना जाएगा कि उसी ने उसकी डेथ कॉज की है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है रेस जेस्टे का। इसके बाद सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कहा गया था कि एक ट्रैक्टर था, मतलब एक ट्रक जा रहा था, ओवरलोडेड था वो, वहाँ पे आवाज़ सुनाई दी गई कुछ, और वहीं पर
फिर उसकी मदर को मारा गया, मतलब एक फादर ने अपनी वाइफ को मार दिया और बच्चे जो थे वो रो रहे थे। तो ये एक प्रॉक्सिमिटी बनाता है, चेन ऑफ इवेंट्स बनाता है कि बच्चे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनकी मदर को मारा जा रहा है, इसीलिए रेस्ट एस्टे का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ऑल्दो क्राइज जो है वो हियर से है, लेकिन फिर भी चेन ऑफ इवेंट्स का पार्ट बन रही है, तो रेस्ट एस्टे का पार्ट बनेंगे। इसके अलावा क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ये तो सबको पता है, वेरी फेमस, ये 32 में भी जुड़ता है। इसमें एक गर्ल थी, उसका थ्रोट जो है वो स्लिट कर दिया था किसी कारण से, तो वो उसने जेस्चर से बताया था, तो जेस्चर से उसने इंडिकेट किया था अब्दुल्ला के ऊपर, मतलब उसने कहा था कि मैं बोल तो नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं जेस्चर से बता दूँगी, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है रेस्ट एस्टे का, 32 में भी जुड़ता है ये। फिर एक केस है जावेद आलम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें बताया गया कि सेक्शन 6 जो है अपने आप में एक एक्सेप्शन है सेक्शन 60 का, हियर से का। अगर आप 60 को लेकर घबरा रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, हम आने वाली वीडियोस में सब डिस्कस करेंगे, ये खाली रेस्ट एस्टे के ऊपर वीडियो है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका क्रिटिसिज्म। एक प्रोफेसर विगमोर थे, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट एस्टे का, वो एक तो यूज़लेस कॉन्सेप्ट है और एक हार्मफुल कॉन्सेप्ट है। अब कैसे उन्होंने कहा यूज़लेस कॉन्सेप्ट, इसलिए क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस, ना केवल सेक्शन 6, इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस हैं जो अपने आप में बताते हैं रेस्ट एस्टे। इसके अलावा ये एक हार्मफुल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें कोई एक्सटेंड नहीं बताया गया, इसकी लिमिटेशन नहीं बताई गई कितना ये एक्सटेंड होता है, तो ये एक बहुत हार्मफुल कॉन्सेप्ट है। बस यही मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने कवर किया 13 केसेस विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लीगल पोजीशन, इंडियन पोजीशन, इंग्लिश पोजीशन, एज वेल एज उसके जनरल मीनिंग, लीगल मीनिंग, नीड, सेक्शन 6। टेलर ने क्या किया, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि अगर कॉन्टिन्यूटी है विद द मेन फैक्ट्स तो रेस्ट एस्टे का पार्ट बनता है, लेकिन अगर आइसोलेट है और कोई भी चेन ऑफ इवेंट्स नहीं बन रही है तो ये रेस्ट एस्टे का पार्ट नहीं माना जाएगा। फिर हमने डिस्कस की एविडेंशियरी वैल्यू, फिर इंग्लिश पोजीशन, इंडियन पोजीशन और फिर क्रिटिसिज्म। बस इस क्वेश्चन में अगर आप इतना ही लिखे आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आई गारंटी। बस यही मेरा वीडियो था, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये एविडेंस एक्ट का फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू, सेम टू यू, बाय बाय।